नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ और नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या है। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है। राजस्थान में 3 रूपों में नदी प्रवाह पाया जाता है। 3 रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आंतरिक प्रवाह है। सबसे पहला कौन सा है, आंतरिक प्रवाह है। दूसरा है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। ठीक है, तो अरब आंतरिक प्रवाह के अंदर राजस्थान का जो कुल जल है उसमें से 60% आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, 17% अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है और 23% आता है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत। अब अपन पढ़ते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती है। जैसे घग्गर नदी है, कातली नदी है, बाणगंगा नदी है, साबी है, रूपारेल है, कांकने और काकुंड नदी। ये क्या है, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अरब सागर की अगर अपन बात करें तो अरब सागर में आती है लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। ये नदियाँ अरब सागर के अंतर्गत आती है। बंगाल की खाड़ी की अगर अपन बात करें तो बनास, चंबल और गंभीरी नदी, ये क्या आती है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। इसके चार ऑप्शन है, कातली, सागी, घग्गर और कांकने नदी। ठीक है, तो इनमें से इसका सही उत्तर कौन सा है, सागी नदी। सागी नदी जो है वो राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। सागी नदी की अगर अपन बात करें तो सागी नदी है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जालोर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जालोर से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये लूनी की सहायक नदी है। क्या ध्यान रखना है, लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है मतलब अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदी है, इसलिए सागी नदी जो है वो अंतः प्रवाह के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं कातली नदी के बारे में। कातली नदी की अगर मैं बात करूं तो अंतः प्रवाह की नदी है कातली नदी। उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ हैं सिक्कर में। खंडेला पहाड़ियाँ हैं सिक्कर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। प्रवाहित कहाँ कौन कौन से जिलों में होती है, सिक्कर और झुंझुनू। सिक्कर और झुंझुनू, इन 2 जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। सिक्कर में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, तोरावाटी। सिक्कर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, झुंझुनू में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बीड़। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीड़ क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बीड़ क्षेत्र कहाँ है, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र है झुंझुनू में, उसको बीड़ कहा जाता है। अगर बीहड़ क्षेत्र पूछे, बीहड़ क्षेत्र कहाँ पर है, बीहड़ क्षेत्र है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और सिक्कर में ये जो अपनी कातली नदी प्रवाहित होती है, इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। और झुंझुनू में इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता, ये हो गई अपनी कातली नदी। अब अपन पढ़ते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी की अगर मैं बात करूँ तो घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिका की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में ये नदी टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवाहित कौन कौन से जिलों में होती है, तो गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, घग्गर नदी की बात करूं तो अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर अपन को पूछ ले पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कांतली होगी। ठीक है, और ऐसे पूछ ले सबसे लंबी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है, तो वो घग्गर नदी होगी। इसके बाद में अगर घग्गर नदी के बारे में बात करूं तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, यहाँ पर सेम की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी समस्या होती है, सेम की समस्या होती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है, इसके अलावा घग्गर नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बटनेर का किला घग्गर नदी के किनारे है, बसा हुआ है, जो हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा झील घग्गर नदी के किनारे है।
कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा है, रंगमहल है, कालीबंगा सभ्यता है। ये सभ्यता, तीनों सभ्यताएं घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में बसी हुई है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कांकने नदी के बारे में। कांकने नदी की अगर मैं बात करूँ तो कांकने नदी है, कहाँ प्रवाहित होती है? जैसलमेर में। कांकने नदी कहाँ प्रवाहित होती है? कांकने नदी जैसलमेर में प्रवाहित होती है। कौन सी नदियों से, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? कोटरी की पहाड़ी, कोटरी की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और इस नदी के बारे में क्या पढ़ते हैं? एक बुझ झील, बुझ झील अगर पूछ ले कहाँ है तो बुझ झील है वो कांकने नदी के किनारे है। कहाँ पर? जैसलमेर में। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपन पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में बीकानेर और चूरू, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसके 4 ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अनिश्चित अपवाह है और आंतरिक प्रवाह है। तो बिजराल की पहाड़ियों से जो खारी नदी निकलती है वो कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। खारी नदी की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में 3 खारी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, नदियाँ अलग अलग है, नाम सेम है। नाम क्या है? खारी नदी। तो यह अपन को ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी की ओर जो खारी नदी जाती है वो बिजराल की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है? राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से प्रवाहित होती है और बनास की सहायक नदी है। ठीक है, अरब सागर की बात करें, अब अरब सागर की ओर जो खारी नदी जाती है वो नदी है, उसका उद्गम होता है सेरगांव। सेरगांव सिरोही से उस नदी का उद्गम होता है। सेरगांव सिरोही से उस नदी का उद्गम होता है और लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, और आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो खारी नदी आती है वो सांबर झील में अपना जल छोड़ती है। जो कहाँ से निकलती है? नागौर से निकलती है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलियाकोट तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। गलियाकोट तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है, परवन, जाखम, सोम या माही नदी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? गलियाकोट जो तीर्थ स्थल है वो माही नदी के किनारे स्थित है। अब अपन पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी की अगर मैं बात करूं तो माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील, और ये मेहद झील कहाँ पर है? मेहद झील है एमपी में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश करती है, खांदू गांव पड़ता है बांसवाड़ा में खांदू गांव पड़ता है। ठीक है, वहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ये नदी जो है इसको क्या कहा जाता है? माही नदी को दक्षिण की गंगा, कांठिल की गंगा भी, आदिवासियों की गंगा भी इस नदी को कहा जाता है। ठीक है, इस नदी की मैं बात करूँ तो एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से वापस निकल जाती है। उल्टे यू आकार की ये नदी प्रवाहित होती है। इस नदी, ये कौन कौन से, राजस्थान में कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है? तो ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में क्या होती है? ये नदी प्रवाहित होती है। माही नदी की ओर मैं बात करूँ तो माही नदी में क्या है? माही नदी में डूंगरपुर की एक जगह है नवाटपुरा, वहाँ पर माही में सोम और जाखम 2 नदियाँ आकर मिलती है और आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। त्रिवेणी संगम बनाती है। इसे क्या कहते हैं? बेणेश्वर धाम माही नदी के त्रिवेणी संगम पर बनता है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं परवन नदी की अगर मैं बात करूँ तो परवन किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। उद्गम इस नदी का एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, जाखम नदी की अगर मैं बात करूँ तो जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में है ये जगह। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है और ये माही नदी में कहाँ की मिलती है? नवाटपुरा, डूंगरपुर में। अब सोम नदी की अगर मैं बात करूँ तो सोम नदी का उद्गम होता है बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, बिछा
मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, सोम नदी का। और ये भी कहाँ पर, नवाटपुरा डूंगरपुर में, जहाँ बेणेश्वर धाम है, वहाँ आकर माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन है, थली, रेल, धरियन या मेज। तो लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, थली। थली का मतलब क्या है, रेत का टीला। थली का मतलब क्या है, रेत का टीला। ठीक है, ये क्या है, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र है। रेल क्या है, लूनी नदी का जो जालोर में जो प्रवाह क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र है, उसको जालोर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रेल कहा जाता है। दरियन की अगर अपन बात करें तो दरियन एक तरह के बालू का स्तूप है। ये जब अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, बालू का स्तूप है तब पढ़ेंगे। मेजा की बात करूँ तो मेज नदी है, ये किसकी है, एक तो मेजा बांध है जो ध्यान रखना है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध अलग है। मेज नदी की बात करूँ तो ये नदी किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादर, इराऊ, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है, इसका सही उत्तर कौन सा है, इसका सही उत्तर है माही नदी। भादर, इराऊ, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये सब माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, माही नदी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं, तो ये है काकुंड। काकुंड नदी की बात करूँ तो एक तो अंतः प्रवाह की नदी है, अंतः प्रवाह की नदी है। दूसरी इस नदी के बारे में पढ़ें तो ये भरतपुर में, ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है, भरतपुर में प्रवाहित होती है। और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बंद बांध। ये अपनी छोटी सी नदी है काकुंड नदी। अब पढ़ लेते हैं पश्चिमी बनास के बारे में। पश्चिमी बनास की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी बनास है अरब सागर की नदी है, अरब सागर की ओर चले जाने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है नया सानवारा, जगह कहाँ पर है, सिरोही में, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी पश्चिमी बनास नदी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं गंभीर नदी के बारे में। तो गंभीर नदी के बारे में बात करूँ तो गंभीर नदी क्या है, ये एक चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखना है गंभीर और गंभीरी अलग अलग है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, गंभीर नदी है। और गंभीरी नदी की अगर मैं बात करूँ, गंभीरी नदी की मैं बात करूँ तो गंभीरी अपने आप में एक बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदी है। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हतमती, मेशवा, माजम क्या है, हतमती, मेशवा, माजम वेत्रक नदियाँ किस नदी का भाग है। इसके 4 ऑप्शन है, साबरमती, काली सिंध, कोठारी और आयड़ नदी। तो हतमती, मेशवा, माजम वेत्रक नदियाँ किस नदी का भाग है, इसका सही उत्तर है साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो साबरमती नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी है, इसकी कुल लंबाई तो है 371 किलोमीटर, परंतु ये नदी राजस्थान में सिर्फ 44 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके अलावा साबरमती नदी के बारे में पढ़े तो इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे वाकल है, सेई है, माजम, मधुमती हो गई। ठीक है, हतमती, मेसवा, माजम ये सब क्या है, साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद पढ़ते हैं काली सिंध। काली सिंध नदी की बात करूँ तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध नदी है। कोठारी नदी की अगर मैं बात करूँ तो कोठारी बनास की एक सहायक नदी है। क्या है, बनास की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है, दिवेर पहाड़ी। दिवेर पहाड़ी कहाँ पर है, राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कोठारी नदी का भीलवाड़ा में ये नदी जाकर बनास में मिल जाती है और भीलवाड़ा में इसके ऊपर बना हुआ है मेजा बांध। ठीक है, ये हो गई अपनी कोठारी नदी। अब पढ़ते हैं आयड़ नदी के बारे में। आयड़ नदी की मैं बात करूँ तो आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। गोगुंदा पहाड़ी
कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से आयड़ नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आयड़ नदी के बारे में और विस्तार से पढ़ें तो आयड़ नदी क्या होती है? उदय सागर झील में गिरती है, उदय सागर झील में गिरती है। उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। ठीक है, बेड़च, मेनाल। ठीक है, ये दोनों नदियाँ भीलवाड़ा में, कहाँ पर? भीलवाड़ा में, बनास में मिलती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती। ये हो गई अपनी आयड़ नदी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? हथमती, मेसवा, माजम किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है साबरमती की। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसके 4 ऑप्शन है, काली सिंध, बनास, पार्वती और गंभीरी। ठीक है, तो चंबल की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी कौन सी है? बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा काली सिंध भी चंबल की सहायक नदी है, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है, पर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बनास नदी का जो उद्गम होता है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद में है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद में इसका उद्गम हुआ। कौन कौन से जिलों में बहती है? तो राजसमंद में बहती है। राजसमंद से ये नदी जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद जाती है भीलवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद जाती है भीलवाड़ा में, बाद में जाती है अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। इस नदी के बारे में और बात करें तो बनास नदी को क्या कहा जाता है? बनास नदी को वर्णाशा भी कहा जाता है, वन की आस भी कहा जाता है। ठीक है, जो राजसमंद में इस नदी, बनास नदी के किनारे क्या है? नंदसमंद व राजसमंद झील है, नंदसमंद, राजसमंद झील है। ठीक है, और बनास नदी के बारे में अगर अपन पढ़ें तो इसका जो बहाव क्षेत्र होता है वो सर्पिलाकार। कैसा होता है बहाव क्षेत्र? इसका जो बहाव क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? इस नदी का बहाव क्षेत्र कैसा होता है? बनास नदी का बहाव क्षेत्र होता है सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार इस नदी का बहाव क्षेत्र होता है। और बनास नदी के अंदर क्या होता है? बजरी, जो बजरी का उत्पादन होता है, मतलब बजरी सबसे ज़्यादा कहाँ निकलती है? बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में निकलती है। ठीक है, इस नदी में 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं बनास नदी में। पहला जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ आती है? बनास आती है, बनास के साथ कोठारी जो इसकी सहायक नदी है, कोठारी, और एक और नदी है मेनाल। ये नदी कहाँ बनाती है? बिगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है वो ढाई, इसकी सहायक नदी है, और एक खारी जो अपन ने पीछे पढ़ी थी, खारी। ठीक है, और बनास, ये तीनों कहाँ बनाती है? राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है। और बनास का जो तीसरा त्रिवेणी संगम है वो कहाँ बनता है? बनास है, बनास चंबल में मिलती है, प्लस एक नदी आती है सिप नदी, और क्या बनाती है? रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट। ये क्या बनाती है? बनास नदी का त्रिवेणी संगम है। ये हो गई अपनी बनास नदी। राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले तो वो कौन सी है? बनास नदी। उसके बाद है पार्वती। पार्वती नदी की अगर मैं बात करूं तो पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। अगर पार्वती आता है, पार्वती, पार्वती की बात करूं तो ये किसकी है? गंभीरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं गंभीरी नदी के बारे में। गंभीरी नदी जो है ये एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र है। ठीक है, कहाँ से उद्गम होता है इसका? करौली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। करौली और भरतपुर जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, मिट्टी का बांध है। ठीक है, अपन एक एक ऑप्शन से सारी नदियां पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है अपना क्वेश्चन, अलवर की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन क्या है? अलवर की सबसे बड़ी नदी है। इसके 4 ऑप्शन है, साबी, रूपारेल, बाणगंगा और कांतली। तो अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साबी नदी। ठीक है, अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
साबी नदी। साबी नदी के बारे में अगर बात करें तो अंतः प्रवाह की ये नदी है, ठीक है। सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर पहाड़ी है, कहाँ पर है? जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है और ये कहाँ प्रवाहित होती है? जयपुर और अलवर जिलों में। अलवर की सबसे बड़ी नदी है ये। जयपुर में जो ये नदी प्रवाहित होती है वहाँ पर जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा देख के जोधपुर नहीं करना है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? साबी नदी के किनारे जयपुर में। अलवर की अगर मैं बात करूँ तो अलवर में इस नदी में क्या है? शराब उद्योग है। इस नदी के किनारे शराब उद्योग है, इसलिए इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सी नदी के किनारे हैं? तो वो कौन सी नदी होगी? साबी नदी। अब पढ़ते हैं रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी की अगर मैं बात करूँ तो रूपारेल नदी प्रवाहित होती है अलवर और भरतपुर, 2 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। अलवर की बात करूँ तो अलवर से इस नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है अलवर में, ठीक है। भरतपुर में क्या होती है? रूपारेल जो नदी होती है ये मोती झील का निर्माण करती है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये रूपारेल जो नदी है ना, इसका अलवर और भरतपुर में अलग अलग नाम है। अलवर में इसको कहा जाता है वराह नदी, ठीक है, और भरतपुर में इस नदी को कहा जाता है लसवारी नदी। क्या कहा जाता है? लसवारी नदी। ये हो गई अपनी रूपारेल नदी। अब पढ़ते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी के बारे में बात करूँ तो इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, रूठित गंगा भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ी है, जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जयपुर से ये नदी जाती है दौसा और दौसा से जाती है भरतपुर, 3 जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। भरतपुर में इस नदी के किनारे क्या है? एक तो जमुआ रामगढ़ बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध है, और भरतपुर में इस नदी के किनारे अजान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? अजान बांध, जिससे जो अपना केवलादेव घना पक्षी विहार है उसको जलापूर्ति की जाती है। और कांतली नदी के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया। तो अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? अलवर की सबसे बड़ी नदी है साबी नदी। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सांबर झील में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? इसके 4 ऑप्शन है, खारी, बांडी का नाला, खांडेल या खंडेला नदी, और एक है साबी नदी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? साबी नदी। साबी नदी के बारे में अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। और इसके अलावा जो 3 नदी है, खारी नदी, बांडी का नाला और खंडेला नदी, ये तीनों नदी सांबर झील में गिरती है। इसके अलावा एक और नदी है मेंथा नदी, मेंथा नदी भी सांबर झील में गिरती है। और ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में सबसे ज़्यादा जो लवण का जमाव करती है? लवण का जमाव कौन सी नदी करती है? मेंथा नदी लवण का जमाव करती है, ठीक है। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं मानचित्र की सहायता से। तो देख लीजिए, सबसे पहले है राजस्थान की नदियों की बात करें तो ये है ये अपनी घग्गर नदी है। घग्गर नदी कहाँ है? ये अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? घग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। उसके बाद ये देख लो, ये बीकानेर है और चूरू है, यहाँ पर कोई नदी नहीं है। जैसलमेर की बात करूँ तो जैसलमेर में कौन सी नदी है? कांकनी नदी है। अब इसके बाद में आगे अगर अपन चलें तो ये कांतली नदी हो गई। ये कांतली नदी है जो सीकर में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये अपनी साबी नदी है जो जयपुर और अलवर में है। रूपारेल की मैं बात करूँ तो अलवर और भरतपुर में है, ठीक है। बाणगंगा की अगर मैं बात करूँ तो बाणगंगा जयपुर से निकली, जयपुर से दौसा और ये भरतपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली अगर अपन नदियों की बात करें तो लूणी नदी की बात करें। लूणी नदी कहाँ है? ये लूणी नदी है अपनी, यहाँ से निकली लूणी नदी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, लूणी में इस तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी। लूणी नदी निकल गई यहाँ से, उसके बाद में ये नागौर में प्रवेश किया, नागौर से निकल के ये नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली ये अपनी अरावली पर्वतमाला हो गई। ये अपनी पश्चिमी बनास नदी है, ये अपनी साबरमती नदी है, ठीक है। और ये अपनी हो गई चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी की बात करूँ, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी प्रवेश की है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो गई, ठीक है। ये इन जिलों से होती हुई यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। और ये है शिप, चंबल और बनास नदी मिलकर रामेश्वरम घाट का निर्माण करती है। ये सब इसकी चंबल की सहायक नदी हो गई।
और इसके बाद एक नदी है अपनी बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकली और ऐसे प्रवाहित होते हुए यहाँ पर चंबल में मिल गई। ये अपने राजस्थान का अपवाद तंत्र है मानचित्र की सहायता